Hello students, in this video we will study class 10th science chapter 1 evolution। ये इस लेसन का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ये पूरा लेसन 2 से 3 वीडियोस में कवर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से हम लोगों को ना अपने लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। मतलब कैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए, कैसे बने ह्यूमंस पूरे स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, क्या सारे स्पीशीज़ थे जो पहले यहाँ एग्जिस्ट करते थे और अब कौन से हैं और कैसे उन सब का इवोल्यूशन हुआ, वो सारा चीज़। और इवोल्यूशन होता क्या है ये भी चीज़। तो देखिए हमने अर्थ में ना बहुत सारी स्पीशीज़ देखी हैं, हंड्रेड्स हो गए, लैक्स हो गए, बहुत सारी स्पीशीज़ देखी हैं, इतने नंबर्स में देखी हैं। कुछ के बारे में हमने सुना है और कुछ को हमने डायरेक्टली अपने आसपास में ऑब्जर्व किया है। और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो कि पहले थी लेकिन अब जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। जो चीज़ मतलब पहले कभी था लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। तो हाँ, अब पहले था और अब नहीं है, तो हम लोग को कैसे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ था भी? तो इनका सोर्स होता है फॉसिल। फॉसिल जो हैं उनका मतलब होता है कि जो भी स्पीशीज़ पहले हैं उनका बचा-कुचा कोई हिस्सा, जो जैसे कि मान लो कि कोई ऑर्गेनिज़्म पहले यहाँ रहता था एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब वो मर गया तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट था वो सारा मिट्टी में दबता गया और पूरा उसके ऊपर न्यू चीज़ें बनती गई। लेकिन वापस से जब हम लोग एक्सकेवेट करेंगे ना, खोदेंगे उस जगह को और वहाँ से उसके बचे हुए पार्ट्स जो निकलेंगे उनको हम लोग फॉसिल बोलते हैं। तो ये जो फॉसिल हैं वो एक एविडेंस होता है कि हाँ, ज़माने में कभी कहीं ऐसा कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करता था। इसका बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है डायनासोरस। तो डायनासोर्स के बारे में हम सब ने तो सुना है, बहुत ही वेल हर्ड एग्जाम्पल है। कभी हमने किसी ने देखा नहीं है डायनासोर्स को, लेकिन हाँ ऐसा कुछ चीज़ होता था। तो ये कैसे पता चला हम लोग को? ऑब्वियसली उनके फॉसिल से। ये जो फॉसिल हैं वो अर्थ में ना बहुत सारी जगहों पर मिले हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे मिले हैं। इवन इंडिया में भी ये फॉसिल्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। और कहाँ पे? तो नर्मदा वैली के पास में एक लमेता घाट है नियर जबलपुर, वहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे डायनासोर्स के फॉसिल्स। तो इनसे पता चला कि हाँ डायनासोर कभी एग्जिस्ट करते थे, वो इंडिया में भी एग्जिस्ट करते थे और इंडिया में भी कहाँ पे मिला है ज़्यादातर? तो नर्मदा वैली के पास में। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो डायनासोर्स हैं इनके फॉसिल से हम लोग को और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला। तो इनके फॉसिल से हम लोग को पता चलता है कि ये जो डायनासोरस थे वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे और अर्थ में बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट थे। अराउंड 2000 से लेके 600 लाख ईयर्स एगो, इतने साल पहले बहुत सारे डायनासोर्स अर्थ में एग्जिस्ट करते थे। ये जो डायनासोर्स थे ना, इनका जो साइज़ रेंज होता था वो मिनिमम 50 सेंटीमीटर से लेकर के मैक्सिमम 40 मीटर्स तक चला जाता था। एंड ये जो डायनासोर्स थे ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते थे। जैसे कुछ कार्निवोर्स होते थे मतलब फ्लैश ईटिंग, कुछ हर्बीवोर्स होते थे दैट मीन्स जो ग्रास वगैरह खाते हैं, कुछ बाइपेड्स होते थे मतलब जो 2 पैर पे चलते हैं, कुछ क्वाड्रूपेड्स होते थे मतलब जो 4 पैर पे चलते हैं एंड कुछ ऐसे होते थे जो कि उड़ते भी थे। और जिस वक़्त में डायनासोर्स यहाँ थे ना, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना देखने के लिए मिलता था। फ्लोरा मतलब प्लांट और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एंड फाउना मीन्स एनिमल्स। तो बहुत ही डाइवर्सिटी था उस समय प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी, मतलब बहुत सारे टाइप के प्रेज़ेंट होते थे। डायनासोर्स के ज़माने में जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रेज़ेंट थे ना, उससे सिमिलर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स आज भी हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, जिसके एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं कि उससे रिलेटेड जो हैं प्लांट्स वो हैं एल्गी, फर्न, मॉस, साइकेड्स, गिंको। और एनिमल्स जो थे वो मैमल्स थे कुछ कुछ, जैसे कि रैट। और इंसेक्ट्स में कॉकरोचेस। ये सारे जो हैं वो उनसे मिलते जुलते हैं जो डायनासोरस के टाइम पे थे। वैसे ही जो बर्ड्स हैं ना, उनको भी माना जाता है कि जो डायनासोर्स थे उन्हीं का ही स्मॉल फॉर्म है। अब बर्ड्स को उनका स्मॉल फॉर्म क्यों माना गया है? तो हमने अभी देखा कि कुछ कुछ डायनासोर्स थे जो कि उड़ते भी थे। तो यही डायनासोर्स बाद में छोटे होते गए, इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे छोटे होते गए और उससे क्या बने? बर्ड्स बने। अब जब डायनासोर्स जिस वक़्त एक्सटिंक्ट हो रहे थे ना, मतलब ख़त्म हो रहे थे, तो उस एरिया में फिर दूसरे मैमल्स जो थे वो एग्ज़िस्टेंस में आने लगे। उसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है एलिफेंट, कुछ बड़े ही एनिमल्स, क्योंकि डायनासोर्स तो बहुत बड़े-बड़े थे। तो उन वो जैसे ख़त्म हुए तो दूसरे जायंट मैमल्स जो थे वो यहाँ पे एग्ज़िस्ट करने लगे। अब डायनासोर्स जो हैं उनकी कुछ बहुत सारी स्पीशीज़, मतलब जो डायनासोर्स के टाइम पे थी उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ अभी भी हैं। जैसे यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट टाइप से दिया हुआ है, डू यू नो कि जो गिंको ट्री है ना, वो डायनासोरस के पीरियड में मिलता था।
लेकिन उसके बाद ना एक बहुत ही मेजर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा में। आपने सबने उसके बारे में कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पढ़ा है, हिरोशिमा एंड नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। इस बॉम्ब ब्लास्ट में ना पूरे ही जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे ही डिस्ट्रॉय हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था लाइफ को। उस उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो एकदम एक्सटिंक्ट हो गई थी, एकदम ख़त्म हो गई। हाँ, उसको जो सर्वाइव कर गया वो एक ये प्लांट है, गिंको ट्री। गिंको ट्री जो है वो सर्वाइव कर गया था, तो ये थोड़ा सा एक जानने वाला चीज़ है, इसलिए आपको यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। Dinosaurs are no longer seen today, but certain species of plants and animals similar to those of the age of dinosaurs are still observed today। यानी कि डायनासोर्स अब तो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके जैसे मिलते जुलते उस टाइम के मिलते जुलते प्लांट एनिमल्स आज भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या हुआ होगा कि सारे डायनासोर्स जो थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अब इसका आंसर मिलेगा आपको इस लेसन में आगे, जिसका बहुत सारे हेडिंग्स में मिलेगा ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रीज़न है डायनासोर्स के ख़त्म हो जाने का, उसका बहुत सारा रीज़न है। तो धीरे धीरे बहुत सारे उसके रीजंस हम लोग को मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग जो है जिसमें हम लोग को इसका फर्स्ट रीज़न मिलने वाला है वो है हैबिटेट एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि हैबिटेट और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि हैबिटेट क्या होता है। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th की भी वीडियो पूरी आपके पास इस चैनल में अपलोडेड है, उसको भी आप लोग चेक कीजिएगा। अभी भी आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते हैं क्लास 9th की वीडियोस, जहाँ पे हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा है, तो स्पेशली हैबिटेट वाला ही लेसन। तो हैबिटेट क्या होता है, अभी यहाँ एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है। हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ फुलफिल्ड। यानी कि हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो सारा कुछ फुलफिल हो जाए। अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो यहाँ दिया है फूड, रिप्रोडक्शन एंड सेफ्टी। देखो, फूड तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एकदम एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है। खाना नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जी सकता, उसको फूड तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है सेफ्टी। सेफ्टी मतलब जैसे शेल्टर जो हम लोग बोलते हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये आपने बहुत बार पढ़ा है। तो फूड हो गया, क्लोथिंग कपड़े ज़रूरी है, शेल्टर मतलब रहने के लिए एक जगह ज़रूरी है। तो उसी को ही हम लोग सेफ्टी में कंसिडर करते हैं ना, जो शेल्टर है उसी को हम लोग सेफ्टी में कंसिडर करते हैं। अब एक और पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आता है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, यानी कि खुद के ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना। तो अब रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी के ज़माने में जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म छोड़ो, ह्यूमन बींग्स ही हैं। अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कितना होता है लाइफ स्पैन, बहुत ज़्यादा होगा तो 100 साल जी लिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो, जो कि आज की डेट में वो भी कम हो गया है। तो इसके बाद क्या होगा कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स थे और वो 100 ईयर्स तक अगर जी भी लिए, उसके बाद अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं किए तो यहाँ पे तो ख़त्म हो गया वो ऑर्गेनिज्म। इसलिए ज़रूरी है कि रिप्रोड्यूस करते रहें। तो ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो वो कोई भी जगह जहाँ पे ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएँ, उनको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। अब जब डायनासोर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब डायनासोर्स यहाँ पे थे और अर्थ में अबंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनके सर्वाइवल के लिए, अगर थे, ठीक, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि डायनासोर जब इस अर्थ पे थे तो उस टाइम पे क्या उनके सर्वाइवल के लिए अबंडेंट रिसोर्सेज प्रेजेंट थे, जो भी चीज़ चाहिए वो सारा कुछ क्या जितना चाहिए उतना प्रेजेंट था कि नहीं। दूसरा चीज़, अगर वो सारा कुछ प्रेजेंट था तो क्या उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया, वुड देयर पॉपुलेशन इंक्रीज इफ़ द रिसोर्स वर एडिक्वेट, मतलब अगर इतना रिसोर्स प्रेजेंट था तो क्या उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे मिलेंगे, तो देखो, अभी हम लोग को मेन चीज़ जो है वो क्या जानना है कि जो पॉपुलेशन है ना किसी भी स्पीशीज़ का, अभी आज की डेट में जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं खुद से ही कि किसी भी स्पीशीज़ का जो पॉपुलेशन है वो या तो बहुत ही फास्ट रेट के साथ इंक्रीज़ होते रहता है, और वहीं कुछ स्पीशीज़ रहते हैं जिनका बहुत ही फास्ट रेट के साथ में डिक्रीज़ होते रहता है, डिक्लाइन होता रहता है। दोनों ही चीज़ें हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि टाइगर्स हैं, तो हमारी कंट्री में जो टाइगर हैं वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ में रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है ना नंबर ऑफ टाइगर्स, ऑलमोस्ट इतना कम हो गया है कि अब वो एक्सटिंक्शन के एज तक पहुंच गए हैं एकदम। सेम वहीं पे और ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि वल्चर हो गया, स्पैरो हो गया। स्पैरो पहले बहुत सारा देखने के लिए मिलता था, लेकिन आजकल ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये एनिमल्स जो हैं वो धीरे धीरे एकदम डिक्लाइन होते जा रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली एकदम फास्ट पेस के साथ में इंक्रीज होते जा रहा है।
क्यों? क्योंकि इनका जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एकदम अच्छे से अवेलेबल है। लेकिन अब जैसे-जैसे पॉपुलेशन ह्यूमन ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे-जैसे इंक्रीज़ हो रहा है ना, उतनी ही स्पीड के साथ में जो रिसोर्सेज़ हैं, ह्यूमन हैबिटेट का जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, वो सारा क्या हो रहा है, एकदम रैपिड फेज़ के साथ में फॉल होते जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। गिर रहा है। तो ये रीज़न हो सकता है डायनासॉर्स के एक्सटिंक्शन का, कि वो जब थे तो उनके टाइम में, क्योंकि दिया है लेसन में स्टार्टिंग में कि बहुत डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना प्रेज़ेंट थे। अब कुछ कार्निवोर्स थे, कुछ हर्बीवोर्स थे, तो कुछ फ्लोरा से और कुछ फौना से उनका जो है फूड वाला जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफ़िल हो जाता था। तो अच्छे खासे अमाउंट में है, यानी कि अब दिया है वहाँ पे कि डाइवर्सिटी में प्रेज़ेंट है। लेकिन वक़्त के साथ जैसे-जैसे वो अवेलेबल रिसोर्सेज़ पे वो लोग फ़ीड करते-करते जा रहे होंगे और अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते जा रहे होंगे, वैसे ही रिसोर्सेज़ भी तो कम होती जा रही थी। अभी 100 लोगों के लिए जितना खाना प्रेज़ेंट है, कल को अगर 1000 लोगों के लिए उतना ही खाना प्रेज़ेंट है, तो इससे तो सर्वाइवल तो डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है डायनासॉर्स के एक्सटिंक्शन का। ये पहला रीज़न हुआ ना। अब और रीज़न्स हम लोग क्या देख सकते हैं, तो पहला चीज़, आपने फूड चेन के बारे में सुना है ना? फूड चेन क्या होता है? मतलब एक सिस्टम है पूरा, जहाँ पे एक प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं एंड उसके बाद में डिकम्पोज़र्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल आप लोग क्या ले सकते हो, प्रोड्यूसर्स का प्लांट हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स में रैबिट हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में मान लो लायन हो गया एंड उसके बाद डिकम्पोज़र्स आ जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया हो गया। तो इसमें आप क्या देखें कि जो ग्रास है उसको कौन फ़ीड कर रहा है? ग्रास पे कौन डिपेंडेंट है? रैबिट। रैबिट पे डिपेंडेंट है लायन, और लायन फिर जब वो डेड हो जाएगा तो उस पे डिपेंडेंट है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो व्हाट हैपेंस इफ एनी ऑर्गेनिज़्म इन अ फूड चेन वैनिशेस, यानी कि इस फूड चेन में अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज़्म अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा? जैसे कि हम लोग जो एग्ज़ाम्पल लिए हैं उसमें से अगर मैं रैबिट को गायब कर दूँ तो क्या होगा? रैबिट के ऊपर तो डिपेंडेंट था लायन। ऐसा नहीं है कि लायन सिर्फ़ रैबिट पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन अभी इस एग्ज़ाम्पल में हम लोग ये लिए कि हाँ, रैबिट जो है वो क्या है? प्राइमरी कंज़्यूमर है। तो इस प्राइमरी कंज़्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट था सेकेंडरी कंज़्यूमर, यानी कि लायन। अब अगर ये प्राइमरी कंज़्यूमर पूरा गायब हो जाए तो क्या होगा? लायन का सर्वाइवल क्या है? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये एक रीज़न हो सकता है किस चीज़ का? डायनासॉर्स के एक्सटिंक्शन का। अब ये सोचो कि टाइगर्स के नंबर में जो रैपिड डिक्लाइन आया है, उसका क्या रीज़न है? क्या उसमें भी ह्यूमन पॉपुलेशन का कोई हाथ है, कोई रोल है उसका? एंड क्या क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट हैपन इफ द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज़ व्हाट विल हैपन इफ द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़्म इंक्रीज़ेस अनयूजुअली? अगर कोई एक स्पीशीज़, जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल लिए फूड चेन से कोई एक ऑर्गेनिज़्म को वैनिश कर दिए थे, सेम वैसे ही अगर कोई एक स्पीशीज़ का पॉपुलेशन एकदम बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लग जाए, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? एंड इफ़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ स्पीशीज़ सिमिलर टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड एंड द अदर एबायोटिक फैक्टर्स, क्या जिस स्पीड के साथ में किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, उसी स्पीड के साथ में फूड और जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे भी ग्रो होते हैं क्या? तो अब इसका रीज़न क्या है, मतलब होता है कि नहीं होता है? इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? तो देखो, ये वाला ग्राफ हम लोग स्टडी कर सकते हैं। इस ग्राफ में 2 चीज़ दिया है, 2 ग्राफ दिया है आपके पास में। पहला दिया है, ये दिया है फूड रिसोर्सेज़ का ग्राफ है, और यहाँ दिया है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। कैसे पढ़ेंगे, स्टडी कैसे करते हैं ग्राफ को? तो यहाँ 2 दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस है इस साइड वाला, और ये वाला वाई एक्सिस है, जो 2 जा रहा है, ठीक है? अब एक्स एक्सिस में यहाँ दिख रहा है कि टाइम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, दोनों में ही। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को टाइम टाइम जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है एक्स एक्सिस में। नेक्स्ट इधर साइड जो वाई एक्सिस है, उसमें दिख रहा है इस वाले में कि पॉपुलेशन के ग्रोथ को दिखा रहा है। मतलब इस साइड जैसे-जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे ना, वैसे-वैसे टाइम बढ़ते जाएगा, और जैसे-जैसे हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे इधर टाइम बढ़ेगा और इधर अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्सेज़ बढ़ेंगे। अब देखो, ये ग्राफ कैसे जा रहा है इस डायरेक्शन में ना, अब जैसे इस तरफ जो बढ़ रहा है, हम लोग ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि हाँ, इधर से इधर तो आया है ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो क्या हुआ है कि टाइम बढ़ा है, और जब ये इधर से इधर गया है तो क्या हुआ है, फूड रिसोर्सेज बढ़े हैं। अब देखना कितने ब्लॉक में चेंज आया है, यहाँ देखना, यहाँ से आप काउंट करो तो यहाँ से यहाँ तक तो टाइम बढ़ा है ना, ये जो दिख रहा है ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा बढ़ा है। तो कितना चेंज हुआ है, कितना ब्लॉक है, देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, टोटल 6 ब्लॉक्स हैं जो इंक्रीज हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखना, जब हम लोग इसको इस डायरेक्शन, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन में आपको दिखेगा यहाँ से लेकर के कहाँ तक गया है, तो ये वाला पॉइंट है, मतलब कि यहाँ तक गया है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब कितना ही ज़्यादा, मतलब दिख रहा होगा कि ये एक ही ब्लॉक बढ़ा है, सिर्फ एक ब्लॉक। यानी कि टाइम जब कितना, अगर आप कंपेयर भी करो तो टाइम कितना बढ़ा, 6 ब्लॉक्स तक, और उस टाइम पे फूड रिसोर्स कितने बढ़े, सिर्फ एक ब्लॉक।
यानी कि वक्त तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन उतने टाइम में फूड जो है वो इतना ही अवेलेबल हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखो, टाइम कहाँ से यहाँ तक गया है ना, ये ग्राफ ऐसे गया है, यहीं पे तो ख़त्म हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम गया है, कितना ब्लॉक है, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स हैं। और वहीं पे अब इस डायरेक्शन में देखो, पॉपुलेशन की डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉपुलेशन पूरा बढ़ा है ना, यहाँ से पूरा ये वाले से लेकर के ये वाले तक बढ़ा है। अभी कितने ब्लॉक्स है, तो ये 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक्स, यानी कि टाइम कितना, 4 ब्लॉक और पॉपुलेशन 5। जितने स्पीड से टाइम बढ़ा है उतने टाइम में पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, 5 टाइम्स मोर देन फूड। फूड कितना बढ़ा था, 1 ना। तो टाइम तो उसी स्पीड में जा रहा है। जैसे मान लो हम लोग टाइम को यहाँ तक ही ले रहे हैं, 5 ब्लॉक्स तक ही ले रहे हैं, तो टाइम तो सेम बढ़ा है दोनों केस में, लेकिन उसमें फूड रिसोर्सेज बढ़े 1 और वहीं ह्यूमन पॉपुलेशन उसका 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया है। यानी सीधी बात क्या हुई कि जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उतना फूड अवेलेबल नहीं है। तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और खाने को कुछ है ही नहीं, तो वैसे में तो सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस चीज़ का, डायनासोरस के एक्सटिंक्शन का। अभी तक हम लोग को 2-3 रीज़न मिला है ना। पहला रीज़न क्या मिला आपको कि उनका एक्सटिंक्शन हुआ होगा जब कोई भी स्पीशीज़ मतलब जैसे फ़ास्ट रेट के साथ में इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में उसके जो भी फूड रिसोर्सेज़ जो हैं जो अवेलेबल थे वो कम हैं, तो वहाँ पे एक एक रीज़न हो जाता है। दूसरा चीज़ कि वो जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जैसे कि हम लोग फूड चेन का जो एग्ज़ाम्पल लिए, तो वो चीज़ वहाँ से चला गया, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म अगर बीच से ऐसे गायब हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट पड़ जाता है। या फिर किसी और स्पीशीज़ का अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर। ये सारे रीज़न हैं। तो हम लोग इस ग्राफ से क्या-क्या जाने कि जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है और फूड रिसोर्सेज का जो ग्रोथ है वो सेम है क्या? इज़ द पूछा है ना यहाँ पे, इज़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द फूड रिसोर्सेज सेम? तो नहीं, सेम नहीं है। उसके बाद विच ग्राफ शोज ग्रोथ एट अ फास्टर रेट? किसमें बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो रहा है? तो कौन से वाले ग्राफ से दिख रहा है आपको? पॉपुलेशन वाले ग्राफ से ना, कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है। नेक्स्ट, वुड द अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्सेज हैव एनी इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? यानी कि फूड रिसोर्सेज जितने भी अमाउंट में प्रेजेंट है उसका किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो हाँ, पड़ेगा ना। फूड रिसोर्सेज पे ही तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है पॉपुलेशन। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो कहाँ से ग्रोथ होगा? तो हाँ, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, the graph shows that if population of a species grows uncontrollably, then the food resources will not be able to fulfill the requirement of the population. तो ग्राफ से क्या पता चला कि अगर किसी भी स्पीशीज़ का पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो होते जाता है, तो जो फूड रिसोर्सेज थे वो उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन में होता है डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, डेथ होता है ऑर्गेनिज़म्स का। ठीक, तो ये एक रीज़न है फिर इनके डायनासोरस के एक्सटिंक्शन का। क्या चीज़? नेचुरल डिज़ास्टर। उसके बाद, डू द ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव हैव अ सम स्पेशल एबिलिटीज़? जब भी कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है ना, तो उसमें सारे ही ऑर्गेनिजम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। कुछ ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ बच भी जाते हैं। तो क्या जो ऑर्गेनिजम्स बच गए उनमें कोई स्पेशल एबिलिटी था क्या जिससे वो बच गए? डस नेचर हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? और ये जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है इनमें नेचर का कोई इफेक्ट है क्या? नेचर कुछ काम करती है क्या इसमें? एंड उसके बाद, कुड डिक्लाइनिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन हैबिटेट हैव अ कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स? यानी कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन में ये जो रिसोर्सेज थे, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उनका जो डिक्लाइन हो रहा था इतने फास्ट स्पीड से, क्या इसका कोई रोल था? तो हाँ, अभी हमने क्या समझा पूरे लेसन में अभी तक से, कि डायनासोर के एक्सटिंक्शन में जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बहुत ही ज़्यादा रोल था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके माइंड में सबसे ज़्यादा आया वो क्या था कि जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है, हर ऑर्गेनिज़्म के लिए आता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज़्म सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो जो ये सर्वाइव कर गए उनमें ऐसा कौन-सा स्पेशल एबिलिटी था? देखो, ये एबिलिटी जो है उसको बोलते हैं हम लोग रेज़िस्टेंस, या आप इसको बोल सकते हो एडाप्टेशन। एडाप्टेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आप साइंस में पहले भी पढ़े हैं कि जो भी चीज़ें आपके आसपास में हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग खुद को अडैप्ट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को ढाल लिए कोई भी चीज़ के लिए। जैसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं ना हम लोग कि एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि एक एरिया था जहाँ पे जैसे आप 2 ट्री ट्री है और उसके ऊपर में ना वो बटरफ्लाइज़ हैं। तो कुछ बटरफ्लाई हैं जिनके पास वो एक एबिलिटी है कि या फिर यूँ बोल लो कि उनका कलर ऐसा है कि वो ट्री के बार्क से एकदम रिज़ेम्बल करता है। जिस कलर का वो प्लांट है उसी कलर की वो बटरफ्लाइज़ हैं, उसके ऊपर स्टिक हो जाएँगी अगर
तो प्रीडेटर्स को तो नहीं दिखेंगी, तो वो तो बच जाएंगी। और वहीं पे दूसरे जगह पे कोई ऐसा बटरफ्लाई है जिसका कलर उस ट्री के बार्क से अलग है, तो वो तो अलग से दिखेगी ना, प्रीडेटर्स को दिख जाएगी, तो वैसे में तो वो नहीं बचेगी। तो इसी टाइप से जो खुद को अडाप्ट कर लिया वो बच जाता है। तो ये है वो स्पेशल एबिलिटी। चलो अभी तक हमने पूरा तो पढ़ा, लेकिन इससे आपको क्या आंसर मिला कि व्हाट इज इवोल्यूशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस लेसन का, इवोल्यूशन। तो क्या आपको इसका डेफिनेशन मिला है कि व्हाट इज इवोल्यूशन? Evolution is the process that results in changes in the genetic material of a population over time. ये उसका डेफिनेशन हो जाएगा। इवोल्यूशन क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से जो पॉपुलेशन है ना, उस टाइम का जो भी पॉपुलेशन है उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस के वजह से वो अपने आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लेता है एंड सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। Scientists have been wondering about such questions on extinction, origin of species, their diversification, etc. तो साइंटिस्ट जो है वो बहुत टाइम से कुछ कुछ क्वेश्चंस थे कि चीज़ें कैसे एक्सटिंक्ट हो जा रही हैं, कोई नया स्पीशीज़ कैसे ओरिजिनेट होकर के आ रहा है, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है उनमें कैसे डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रही है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे थे। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक क्वेश्चन हो गया। वेयर ऑल ऑर्गेनिजम्स इन देयर प्रेजेंट फॉर्म प्लेस्ड ऑन अर्थ और फ्रॉम समवेयर एज सच, क्या जो ऑर्गेनिजम्स आज की डेट में हम लोग को जैसे ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं, क्या एग्जैक्टली वैसे ही उनको अर्थ में, मतलब कहीं से वो, जैसे कि मान लो कि कॉक है, तो क्या वो कॉक जैसा दिखता है वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही इस अर्थ में डायरेक्टली आया था, या किसी और चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है वो, ये क्वेश्चन है। और डू ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव ऑन अर्थ चेंज ओवर टाइम, तो जो ऑर्गेनिज्म अर्थ में सर्वाइव कर जा रहे हैं क्या वो वक्त के साथ में चेंज होते जाते हैं? डू ऑर्गेनिज्म बिकम एक्सटिंक्ट एज न्यू फॉर्म टेक देयर प्लेस, तो क्या जो ऑर्गेनिज्म पहले थे उनका जगह कोई और ले लेता है? अभी एग्जांपल एक तो हम लोग देखे थे कि डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, और उनके बाद उसी जगह पे दूसरे जाइंट मैमल्स जैसे कि एलिफेंट आ गए थे। तो ये भी सारे क्वेश्चंस थे जो साइंटिस्ट के माइंड में थे। तो उन लोग क्या किए, अब इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किए। तो देखो हमने क्या चीज़ पढ़ा है, पहले से हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो बनती है। मतलब अगर न्यू सेल बनना हो तो क्या होता है, जो पुराना सेल है उसी में ही सेल डिवीजन होता है और उससे न्यू सेल बनता है। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो ओरिजिनली जो है किस फॉर्म में था, मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड था जिससे प्री एग्जिस्टिंग सेल बना था? अभी तो एक सेल से दूसरा सेल बन गया, लेकिन ये जो पहला सेल था वो कैसे बना था? एंड ऑल्सो ये जो सेल थे वो क्या होते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और ऑर्गेन सिस्टम फिर कंबाइन होते हैं तो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बन के आए थे, जो कि एक्चुअल में सिर्फ एक सेल था? क्वेश्चन सारे आते हैं माइंड में। तो चलो इसका आंसर देखते हैं अब क्या होता है कि अराउंड 200 ईयर्स बैक दो एमिनेंट नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट मतलब वो साइंटिस्ट जो नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो कम से कम 200 ईयर्स पहले ऐसे नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम यहाँ पे दिया है चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रसल वेलिस। एल्फ्रेड रसल वेलिस, ये दो साइंटिस्ट थे। वो क्या किए कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए निकले। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के वो लोग आंसर ढूंढ रहे थे। बट these two made an extensive study of organism, their remains, natural condition, and proposed the most profound theory in the science that brought about a remarkable change in the views of society till then. तो इन लोग स्टडी करना स्टार्ट किए, किस किस चीज़ों के बारे में पढ़े, तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े, उनके बच्चे कुछ जो रिमेन्स होते थे जिनको फॉसिल बोल रहे हैं उनको स्टडी किए, नेचुरल कंडीशन को स्टडी किए, मतलब जो जो भी चीज़ें ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल से रिलेटेड हैं उन सब चीज़ों को स्टडी किए। एंड उसके बाद साइंस की एक न्यू थ्योरी दिए जो कि सोसाइटी में एक बहुत ही रिमार्केबल चेंज लेकर के आया। तो लेट अस स्टडी मेनली अबाउट डार्विन एंड हिज फाइंडिंग टू सी हाउ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी वॉज अराइव्ड एट। तो देखते हैं कि ये जो डार्विन है, हम लोग मेन फोकस करेंगे चार्ल्स डार्विन के ऊपर कि इन्होंने ऐसा क्या क्या स्टडी किया था जिससे हम लोगों को ये इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है वो देखने के लिए मिली। मतलब वो इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरी इस कंक्लूजन पे वो कैसे आए। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है वोएज ऑफ बीगल एंड डार्विन्स एक्सपीरियंस। वोएज का मतलब होता है कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी के लिए या कोई भी चीज़ से रिलेटेड आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हो,
उसको हम लोग वोएज बोलते हैं। एंड ये है वोएज ऑफ बीगल, बीगल वो प्लेस का नाम हो जाता है। और उस मतलब वो जो उनका ट्रैवल था उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो डार्विन है ना, चार्ल्स डार्विन है, उनको बचपन से ही पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ना, और इन्फॉर्मेशन वगैरह वो हमेशा इकट्ठा कर रहे होते थे नेचुरल फिनोमिना के ऊपर, जो भी नेचुरली जो भी चीज़ें होती हैं, जो हैबिटेट होता है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, और वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते थे। He studied about diversity of living organism and the influence of nature on the diversity। तो उन्होंने क्या पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कितना सारा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, और नेचर का इनकी डाइवर्सिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड हिज ऑब्जर्वेशन completely changed the social and scientific thought of his time। तो उनके टाइम पे जो भी लोगों का जो भी थॉट था ना, उन सब चीज़ों में एक बहुत ही बड़ा सा चेंज, बहुत ग्रेट रेवोल्यूशन लेकर के आए थे चार्ल्स डार्विन। इसलिए ये ना इवोल्यूशन के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे ना, तो चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं हमेशा से एवोल्यूशन के स्टडी के लिए। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, अपने एक्सपीरियंस इनको जो मिला। तो अराउंड ईयर 1831 में डार्विन को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो वर्ल्ड में ट्रैवल कर पाएँ अपने सर्वे के लिए। और वो सर्वे किस लिए था, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही स्टडी करना था उनको। तो उनको एक शिप मिली, शिप का नाम था HMS बीगल। अब उन्होंने क्या किया, उनको कंपनी देने के लिए, मतलब उनके पास में और कौन कौन थे, तो शिप के कैप्टन थे बस उनके पास, ठीक है। द बीगल एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मतलब अब ये जो ट्रैवल करने वाले हैं अपने कंपेनियंस के साथ में, उसको हम लोग एक्सपीडिशन बोल रहे हैं। तो द बीगल एक्सपीडिशन वॉज अंडरटेकन टू मैप डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, एक्सप्लोर मिनरल रिसोर्सेज, स्टडी बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। ये जो एक्सपीडिशन था, मतलब ये जो उनका ट्रैवल स्टार्ट होने वाला था, ये किस लिए था, तो ये ट्रैवल था कि वर्ल्ड के वो दूसरे बहुत अलग अलग जगहों पे जाएंगे, वहाँ पे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है उन सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर करेंगे। तो उनके इस ट्रैवलिंग के टाइम पे इंग्लैंड से स्टार्ट किए, इंग्लैंड वाया साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से होते हुए मतलब वो लोग इंग्लैंड की तरफ में गए थे। तो डार्विन को एक चांस मिला कि वो वर्ल्ड के ना बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स पे घूम पाए। और जब वो उनको पहली बार मौका मिला कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके ऊपर स्टडी कर पाएँ। तो उसके लिए वो क्या किए कि वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके कुछ सैंपल्स को भी कलेक्ट किए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी वो रखे, और साथ में कुछ स्पेसिमेंस भी रखे, और कुछ उनके रिमेन जो पार्ट्स होते थे वो सारे भी रखे, जो पुराने जो भी उनको मिले। इन सब चीज़ों को वो लिए और वो उनको स्टडी किए, ठीक है। अपने मतलब एक उनके पास उसकी उनकी शिप में ना एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी भी थी, जिससे वो चीज़ों को स्टडी करते थे। तो ये जो वोएज है वो स्टार्ट हुआ था 27 दिसंबर 1831 में, और एंड हो रहा है 2 अक्टूबर 1836 में। मतलब अराउंड 5 ईयर्स का उनका ये पूरा सॉरी मतलब अराउंड 5 ईयर्स का उनका ये पूरा क्या था, ट्रैवल था। अब देखते हैं कि डार्विन अपने पूरे के पूरे इनका जो ट्रैवल हुआ था उस समय वो क्या ऑब्जर्व किए थे। डार्विन्स ऑब्जर्वेशन। तो इनके वोएज का जो मेजर ऑब्जर्वेशन थे, कुछ मेजर चीज़ें जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उनको इवोल्यूशन थ्योरी लिखने में हेल्प किया, वो यहाँ पे दिया हुआ है। डार्विन स्टडीड सैंपल ऑफ सी वाटर एंड was सरप्राइज टू सी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दो सैंपल। तो उन्होंने क्या किया कि पहले सी वाटर कलेक्ट किए, और उस थोड़े से सी वाटर में उनको बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिले। ही ऑब्जर्व्ड अ ब्यूटिफुल चेन ऑफ फूड एंड फीडिंग अमंग इवन द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमने ना फूड चेन देखा है, और उसके एग्जांपल्स हमने देखे हैं, जो मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखा है। मतलब जैसे रैबिट हो गया, लायन हो गया, ये मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ना, हम लोग को नेकेड आइज से भी दिखते हैं, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन वहीं पे इन्होंने जो थोड़ा सा सैंपल वाटर कलेक्ट किया था ना, उस सैंपल वाटर में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा फूड चेन देखा। किन में देखा है, तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स में देखा, मतलब जो छोटे छोटे एकदम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम लोग को नज़र नहीं आते हैं, जिनका माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग देखते हैं, उतने छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी फूड चेन जैसा प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये इनके मतलब इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा एक डिस्कवरी था बोल सकते हो, जो इनको देखने को मिला जब वो अपने वोएज से रिटर्न आए हैं, जब उसको मतलब वो स्टडी कर रहे हैं तब। द फॉरेस्ट्स एंड द माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका हैड सेवरल सच एग्जाम्पल्स टू। तो उन्होंने जो वाटर सैंपल कलेक्ट किया था उसमें तो वो चीज़ देखने के लिए मिला ही, लेकिन वहीं जो फॉरेस्ट से जो ये सैंपल लेकर के आए थे ना, उससे भी उनको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिले।
एवरीवेयर ही फाउंड फूड चेन एंड फूड वेब वेयर एन ऑर्गेनिज्म फेड ऑन द अदर। तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें स्टडी की हर जगह पे उनको फूड चेन और फूड वेब देखने के लिए मिला। फूड चेन हम लोग को पता है, फूड वेब क्या होता है? तो जब बहुत सारे फूड चेन्स को हम लोग एक साथ कलेक्ट कर देते हैं ना, तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर जगह पे फूड चेन और फूड वेब प्रेजेंट है। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है, जिसको प्रीडेटर बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को, मतलब प्री, जिसको वो उसके ऊपर वो फीड कर रहा है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे ही डिपेंडेंट है अपने सारे लिविंग फूड, मतलब फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये जो प्रीडेटर प्री रिलेशनशिप है, वो उनको हर जगह देखने की मिला। और उसके बाद उनको क्या पता चला कि देर इज़ अ स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर, ईदर किल और डाई। हर जगह पे ही लाइफ के लिए स्ट्रगल है, या तो मारो या मरो। ये एक चीज़ था जो उन्होंने अपने उस ट्रैवल के बाद में, उस एक्सपेरिमेंट से, वहाँ के जो भी ऑब्जर्वेशन था, उन सब चीज़ों से उनको पता चला। ठीक है, वो कौन सर्वाइव कर पाते हैं? तो जो सर्वाइवल मतलब किन के लिए पॉसिबल है? जो मतलब अपने खुद को बचा पाएँ। ठीक, परहैप्स दोज दैट गेट accustomed टू ज्योग्राफिकल कंडीशन सर्वाइव्ड। और वहीं पे कुछ ऐसे जो कि अपने जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर खुद को ढाल लेते हैं, मतलब अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। आगे उन्होंने क्या देखा, ये उनका सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, क्या चीज़ का? फूड चेन और फूड वेब का, और कैसे लोग अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए कैसे वहाँ पे मतलब अपने सर्वाइवल के लिए कैसे वो लोग लड़ रहे हैं, वो चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उनका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रहा? तो ही फाउंड फॉसिल्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड मैनी एंड दैट मे हैव लिव्ड इन सी अर्लियर ऑन द माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो उनको साउथ अमेरिका के माउंटेन्स में भी बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल मिले। ड्यूरिंग हिज स्टडीज़ देयर ही एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक एज वेल। और जब वो वहाँ पे स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे उनको अर्थक्वेक भी एक्सपीरियंस करने के लिए मिला। ओशियन लेवल रोज टू नियरली 3 मीटर्स ड्यू टू अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आया ना, जब वो वहाँ थे तो उसी वक्त में अर्थक्वेक आया था, तो उससे उनको, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो ओशियन का वाटर है उसका लेवल अराउंड 3 मीटर्स तक बढ़ गया उस अर्थक्वेक में। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वर इंडिकेटिंग दैट सडन सेवरल चेंजेस में अकर इन आइलैंड और इन द ओशियन ओवर टाइम। तो जब वो वहाँ पे थे और उस वक्त में उनको अर्थक्वेक देखने को मिला, तो उनको समझ में आया ना कि अरे हाँ, अभी तो मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ आया हूँ, उतने देर में ये हुआ, यानी कि ये चीज़ें तो हमेशा यहाँ पे होती रहती होंगी। और वो अर्थक्वेक से सोचो, ओशियन का वाटर 3 मीटर तक ऊपर आ जा रहा है, यानी कि वो उससे बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस भी आ सकते हैं। तो उनको पता चला कि हाँ, अर्थक्वेक एक ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से किसी भी एरिया में बहुत ही अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उनका था कि डार्विन फाउंड दैट स्लो एंड कंटिन्यूस चेंजेस ऑन द अर्थ कुड ऑल्सो ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ में ना कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं जो बहुत ही स्लो है। जैसे कि रॉक से सॉइल बनना बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। विदरिंग जो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, जो रॉक्स रॉक होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं, उनके ब्रेक होने से सॉइल फॉर्म होता है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अर्थ में बहुत सारे टाइम टेकिंग प्रोसेसेस हैं जो कि कंटिन्यूसली होते रहते हैं, और ये जो है वो अर्थ के लैंड फॉर्म्स में भी बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं। बीचेस सराउंड बाई क्लिफ rather than प्लेन सैंडी स्ट्रेच इंडिकेटेड दिस। जो बीच थे वो किससे सराउंडेड? प्लेन होना चाहिए ना, बीच के आसपास में तो पूरा प्लेन एरिया होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्लिफ्स प्रेजेंट थे। तो ये एक बहुत अच्छा उनके लिए एग्जाम्पल रहा कि स्टेडी और कांस्टेंट चेंजेस जो हैं वो अर्थ में कंटिन्यूसली हो रहे हैं। नेक्स्ट है फॉसिल्स ऑफ जाइंट मैमल्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा शोड सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस एज कम्पेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। तो आज के डेट में जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट थे और जो उनको फॉसिल मिले, बट चाहे वो जाइंट मैमल्स के हों या रेप्टाइल्स के हों, तो उनके जो फॉसिल्स थे वो आज के एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी दिखा रहे थे और बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ भी दिखा रहे थे। दस एज द सर्फेस ऑफ अर्थ चेंज्ड ओवर टाइम, सो माइट हैव द ऑर्गेनिज्म। तो जैसे अर्थ का सरफेस जो है वो वक्त के साथ में बदलते गया है ना, सेम वैसे ही हो सकता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो भी वक्त के साथ में बदलते गए होंगे। तो अभी तक उन्होंने, मतलब अभी तक वो कुछ एश्योरिटी से नहीं बोल सकते ना, अभी तक तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि हाँ, जैसे अर्थ में चेंजेस आते गया है ना, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में भी टाइम के साथ में स्टेडी चेंजेस आते गए हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर से है कि एक फ़िश है जिसको कि मतलब जो फ़िशरमैन है ना, वो उन लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सा फ़िश मिला था साउथ अफ्रीका में 1938 में, जिसकी वजह से ना उन लोग सब कोई मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। अब उसका रीज़न क्या था कि एक ऑर्गेनिज़्म था जिसको लोग सोचते थे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है डायनासोर्स के साथ-साथ।
जिस टाइम पे डायनासोरस थे उस टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म भी देखने के लिए मिलता था, और जो कि लोगों को लगा कि हाँ, डायनासोरस के साथ में वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जब कुछ फिशरमैन को 1938 में ये फ़िश देखने के लिए मिली ना, तो वो लोग सारे शॉक्ड हो गए, क्योंकि क्या लगता था, उन लोगों को लगता था कि ये फ़िश जो है वो, मतलब उस वक़्त तक लोगों को लगता था कि ये जो फ़िश है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन वहाँ पे अचानक से उन लोगों को वो फ़िश दिख गई। तो इस फ़िश को वो लोग नाम दिए लिविंग फॉसिल। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने डार्विन के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे हैं, एंड इवोल्यूशन क्या होता है वो सारा कुछ देखा है। नेक्स्ट आता है सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन ऑन गैलापागोस आइलैंड। अब इस आइलैंड पे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब नेक्स्ट वाले वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड बाकी सारे जो भी इसके आगे के जो भी पार्ट बनेंगे, जो आंसर सॉल्यूशन होगा, वो सारा भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको अभी तक यहाँ तक ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर ये पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।